नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं यस क्लासेस नोएडा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। खेलते में बच्चे मैदान हैं या बच्चे मैदान में खेलते हैं, इन दोनों में से हम किसे वाक्य कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते। शब्द समूह को वाक्य कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किसी भी वाक्य से उद्देश्य और विधेय को कैसे पहचानें, उद्देश्य और विधेय के विस्तार, किसी भी वाक्य से कर्ता और कर्म को कैसे पहचाने, विस्तारक किसे कहते हैं, वाक्य विग्रह किसे कहते हैं तथा यह कैसे किया जाता है, रचना और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, आज आप वाक्य के बारे में बहुत सी नई बातें सीखेंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए पढ़ते हैं। वाक्य, पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जरा हम देख लेते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य बनता है। लेकिन समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब कि उन समूह से कुछ न कुछ अर्थ आपको पता चले, उनका कुछ भाव आपको पता चले कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये भी डेफिनेशन जो है ये करेक्ट है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वाक्य उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके द्वारा वक्ता अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। यानी कि यह उद्देश्य और विधेय से बनी वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके द्वारा जो वक्ता होता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल बोल के आपको समझा रहा हूं, तो जो वक्ता होता है वो अपने भाव और विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूं इस समय, ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके द्वारा जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं ये क्या है? वाक्य है। क्योंकि जब इसका आपको समझ में आएगा मीनिंग तो ये वाक्य है, यदि इसका समझ में नहीं आएगा मीनिंग तो ये वाक्य नहीं है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मम्मी गोलगप्पे, जैसे कि आजकल की लड़कियां जब मार्केट में जाती हैं तो खुल के नहीं कहती कि मम्मी मुझे गोलगप्पे खिला दो, या गोलगप्पे की दुकान के पास से जाती हैं तो उन्हें गोलगप्पे खाना है तो इशारे में मम्मी से कहती है मम्मी गोलगप्पे। तो इस वाला जो पहला सेंटेंस है कि मम्मी गोलगप्पे, इसे कुछ पता नहीं चला क्या मम्मी गोलगप्पे। यदि पहले वो कभी नहीं कही होगी ऐसे इशारे में मम्मी से गोलगप्पे के लिए, तो मम्मी भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि क्या बात, यानी कि क्या गोलगप्पे। ठीक है, लेकिन वहीं जब कोई दूसरी लड़की जो फ्रैंक होती है अपनी मम्मी से कहती है मम्मी गोलगप्पे खाना है, तो मम्मी को क्या हो गया? क्लियर समझ में आ गया कि अच्छा मेरे जो बेटी है गोलगप्पे खाना है। तो यहाँ पे मम्मी को क्लियर हो गया। लेकिन पहला जो सेंटेंस था मम्मी गोलगप्पे, इसमें क्लियर नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि आप कह रहे थे कि शब्दों के सार्थक समूह। देखिए, सार्थक का मतलब कि अर्थ निकले, यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है। मम्मी गोलगप्पे क्या, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये इसमें अंतर था। लेकिन यहाँ पे एक बोल रहा है कि मम्मी गोलगप्पे खाना है, तो यहाँ पे इसको क्लियर पता चल गया इसकी मम्मी को कि अच्छा इसको गोलगप्पे खाना है। लेकिन यहाँ पे इसको क्लियर पता नहीं चला। शब्दों का समूह तो ये भी है और शब्दों का समूह ख, एग्जाम्पल नंबर ख है और क भी है। लेकिन इसमें जो ख वाला होगा ये वाक्य है और क वाला वाक्य नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कृपया मेरे लिए गोलगप्पे भी लाना। जैसे कोई मान लीजिए हस्बैंड है, वो मार्केट गया हुआ है, सामान पूछ रहा है कि क्या क्या लाना है या सब्जी में क्या क्या लाना है, तो उसकी वाइफ बोल रही है सामान बताने के बाद कि कृपया मेरे लिए गोलगप्पे भी लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कृपया मेरे लिए गोलगप्पे भी लेके आना, इससे क्लियर हो गया उसके हस्बैंड को कि मेरी वाइफ जो है उसका जो मन है वो गोलगप्पे खाने का है। तो वहां पे उसको क्लियर समझ में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ग होगा ये भी आपका वाक्य है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। गरीब मजदूर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान है। तो देखिए इसमें शब्दों का समूह तो है, गरीब मजदूर लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान है। ये बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को ऐसे जोड़ा गया है जिसका एक अर्थ निकल रहा है। क्या हमें अर्थ पता चला? अच्छा, जो गरीब मजदूर हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज्यादा बेचारे परेशान है क्योंकि रोज कमाते थे और रोज खाते थे। तो इस समय तो लॉकडाउन में कुछ उनका काम सारा बंद है, कुछ काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो इसका हमें अर्थ यानी कि या जिससे भी आप कहेंगे तो उसको इसके मीनिंग समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए
ये एग्जाम्पल नंबर घ भी आपका वाक्य है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैं थोड़े ही डरता हूं उनसे। मैं थोड़े ही डरता हूं उनसे। देखिए, देखने में तो ये भी अटपटा सा लग रहा है कि शायद ये वाक्य नहीं है, लेकिन ये वाक्य है। कुछ नकारात्मक निषेधात्मक कुछ वाक्य होते हैं जिनको कुछ दूसरे वे में, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वही उसका दूसरा तरीका है। इसका यदि सेम तरीका जो होता है उसको कैसे, मैं उससे नहीं डरता हूं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसी का जो एक दूसरा तरीका होता है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली में बोलता है कि मैं थोड़े ही डरता हूं उनसे। नहीं कोई कहता है कि अरे भाई तू ऐसे ऐसे कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा उन्हें तो तुम्हें डांट पड़ेगी, तो क्या बोलता है कोई भी, मैं थोड़े ही डरता हूं उनसे। तो ये सब चीजें हैं कि इसको इनडायरेक्टली ये यहाँ पे बता रहा है, तो इसीलिए ये भी वाक्य होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। देखिए क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पे खेल रहे हैं, जो खेल का मैदान है यानी कि फील्ड, वहां पे ये खेल रहे हैं। तो ये भी वाक्य है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं। खेल है में बच्चे मैदान रहे। क्या कुछ पता चला? खिचड़ी पक गया दिमाग का, अरे ये क्या कह रहा है, खेल है में बच्चे मैदान रहे। तो ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसकी कुछ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रही है, डिसऑर्डर में है। ये जो वर्ड है इसमें यूज किए गए हैं वो उसका क्रम सही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए वो वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रम सही नहीं है। शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका क्रम जो है वो सही नहीं है। अब थोड़ा सा इन्हीं वाक्यों को देखते हुए कुछ बातें हैं वाक्य के बारे में मैं नोट डाउन किया हूं, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। जो नोट नंबर 1 है, वाक्य की रचना शब्दों और पदबंधों से होती है। तो सही कह रहा है, शब्दों और पदबंधों से ही वाक्य की रचना होती है, क्योंकि यही क्रम में मिलते हैं, सार्थक रूप में मिलते हैं, तब जाके किसी भी एक वाक्य का निर्माण होता है। अगला है नोट नंबर 2, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। जो वाक्य होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है और स्वतंत्र होता है। जैसे ऊपर वाले एक वाक्य को मैं लेता हूं, गरीब मजदूर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान है। तो ये जो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, पूर्ण भी है, स्वतंत्र भी है। इसको किसी की आवश्यकता है कि नहीं कोई और मेरी मदद करे तो चलो मैं अपने मीनिंग को या अर्थ को कंप्लीट कर लूं? नहीं, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। अगला पॉइंट है कि वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में सक्षम होता है, प्रकट करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी कि जो वाक्य होता है वो किसी न किसी भाव को या मीनिंग को प्रकट करने में पूर्ण रूप से क्या होता है, ये सक्षम होता है, यानी उसे बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। अगला है जो पॉइंट, वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि जो शब्द आते हैं वाक्य में उनके बीच में एक निश्चित क्रम होता है, तभी वे वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभी आप देखे थे एग्जाम्पल नंबर 4 और 6 में केवल क्रम का अंतर है, तो इसका जो क्रम है ये सही रूप में है, यानी कि निश्चित रूप में, इसीलिए ये वाक्य है। लेकिन जो 6 है कि इसमें आने वाले शब्दों का जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, इसीलिए वाक्य नहीं है। दोस्तों अगला टॉपिक है वाक्य के भाग, यानी कि वाक्य के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे भाग और प्रकार में दोनों में अंतर होता है। भाग का मतलब कि जैसे उसी के टुकड़े, यानी कि जो वाक्य बनता है वो कुछ कुछ टुकड़े से जुड़ जुड़ के बनता है। और प्रकार का मतलब कि उसके बहुत सारे प्रकार, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो मेरे बॉडी के ही अंग, भाग से आप समझ सकते हैं अंग, जैसे कि हाथ, पैर, आंख, नाक। लेकिन मैं बोलूं काइंड्स ऑफ बॉडी, काइंड्स ऑफ बॉडी मतलब छोटे लोग, मोटे लोग, पतले लोग, तो इस तरीके से समझिएगा। वाक्य के भाग का मतलब कि वाक्य के अंग कौन कौन से, मेन रूप से ये है। तो वाक्य के अंग 2 होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। अब उद्देश्य में क्या होता है, उद्देश्य में आपको क्या क्या मिलेगा, उद्देश्य में कर्ता होता है और कर्ता के विस्तार होते हैं। विधेय में क्या क्या होता है, क्रिया होगी, कर्म होगा, पूरक होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, विस्तारक होगा। अब जरा समझते हैं नीचे वाक्य से कि एक वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसमें उद्देश्य है और कौन सा पार्ट, यानी कि वाक्य का कौन सा भाग उद्देश्य है और वाक्य का कौन सा भाग विधेय कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर क है, कल मैं जल्दी सो गया।
तो इसमें जो मैं है ये उद्देश्य है। क्यों, इसको मैं पहले से ही कलर सेम करके रखा हूं कि आपको पहचानने में आसानी होगी, समझने में भी। कल मैं जल्दी सो गया, तो इसमें मैं जो है ये उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब इंग्लिश में इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो इस कार्य को करता है या वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो बचता है वो सारा विधेय होता है। तो मैं इसमें उद्देश्य हो गया और बाकी कल जल्दी सो गया, ये आपके विधेय हो गए। अब ये उद्देश्य क्यों है? मैं, क्योंकि इस काम को किसने किया हो, जल्दी कौन सोया कल, तो मैं कोई लड़का है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं जल्दी सो गया। ठीक है, उदाहरण ख को देखते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो परिश्रम करने वाले छात्र के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें होती हैं वो विधेय होता है। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इसमें हम परिश्रम करने वाले छात्र के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए परिश्रम करने वाले जो छात्र होंगे वही ये जो होगा भाग वाक्य का, ये आपका उद्देश्य होगा, और ही परीक्षा में सफल होते हैं ये आप हो जाएगा विधेय। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग भी बहुत सुने होंगे, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इस सेंटेंस में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें हो जाएगा उद्देश्य, और बाकी जो बचेगा वो विधेय हो जाएगा। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, ये विधेय हो जाएगा। अगले सेंटेंस में देखते हैं। कुछ बच्चे घर के सामने बगीचे में प्रतिदिन खेलते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? कुछ बच्चों के बारे में बात हो रही है, सारे बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस में यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वही उद्देश्य होता है, इसीलिए कुछ बच्चे इसमें जो होगा ये उद्देश्य होगा, और घर के सामने बागीचे में प्रतिदिन खेलते हैं ये विधेय हो जाएगा। अगला है, उसका भाई सायं 5 बजे से अपने मित्रों के साथ हिंदी का गृह कार्य कर रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है इस वाक्य में? इस वाक्य में बात हो रही है उसका भाई। ठीक है, उसके भाई, किसी लड़के का भाई है, उसके भाई के बारे में बात हो रही है, जो कि क्या कर रहा है? अपने मित्रों के साथ कल शाम से ही हिंदी का गृह कार्य कर रहा है। तो इसीलिए उसका जो भाई होगा ये इसमें उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो विधेय हो जाएगा। लेकिन इसमें विस्तारक भी है, तो ये जो विस्तारक होता है ये विधेय में ही आता है, उसी का विस्तार है। तो सायं 5 बजे से अपने मित्रों के साथ हिंदी का गृह कार्य कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा विधेय। अब इन्हीं से नीचे थोड़ा सा आप डेफिनेशन समझ लीजिए, परिभाषा कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। यानी कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में भी कुछ भी हम कहते हैं वह उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय के बारे में देख ले। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह उस वाक्य में विधेय होता है, या वह उस वाक्य का विधेय कहलाता है। तो इस तरीके से ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से, जो ऊपर दिए गए उदाहरण, इससे आप समझ सकते हैं। अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उद्देश्य कर्ता नहीं कहलाता क्या। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो उद्देश्य होता है उसमें कर्ता भी आता है और कर्ता के विस्तारक भी आते हैं। कर्ता के विस्तारक विशेषण भी होता है और कारक भी होता है, और वैसे ही विधेय के भी विस्तारक हैं। क्रिया, कर्म, पूरक, विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्तारक। तो ये जैसे कि सायं 5 बजे से अपने मित्रों के साथ, तो ये इसमें जो है सायं 5 बजे से अपने मित्रों के साथ, ये इसमें विस्तारक हो गया। ठीक है, तो विधेय के अलग अलग विस्तार हैं, जैसे क्रिया, कर्म, पूरक, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा विस्तारक। वैसे उद्देश्य के, तो उद्देश्य के विस्तार जब हम करेंगे तो उसमें कर्ता आएगा और कर्ता के विस्तार आएंगे। तो कर्ता के विस्तार में विशेषण आता है और कारक आता है। अगला टॉपिक है वाक्य का विग्रह। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि वाक्य का भी विग्रह होता है। तो वाक्य का विग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि कैसे करते हैं।
तो वाक्य के सभी अंगों को अलग करके लिखना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। यानी कि वाक्य के बहुत सारे अंग होते हैं, उन्हीं को हम जब अलग अलग कर देते हैं, जैसे कर्ता होगा, कर्म हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्तारक, तो उनको जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, वाक्य का विग्रह कर दिया। तो चलिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, शशांक के पिताजी मुंबई से मेरे लिए कहानियों की एक पुस्तक लाए। यानी कि शशांक के कोई पिताजी है, वो किसी लड़के के लिए, यानी कोई लड़का कह रहा है कि शशांक के पिताजी मेरे लिए मुंबई से कहानियों की एक पुस्तक लाए, यानी कि एक पुस्तक लाए जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। क्लियर है, एक वाक्य है, क्योंकि इसकी मीनिंग तो क्लियर हो गई ना आपको, शब्द का समूह भी है और मीनिंग भी क्लियर हो रही है और एक निश्चित क्रम में भी है। ठीक है, इसीलिए ये वाक्य है, तभी तो इसका हम विग्रह करेंगे। वाक्य रहेगा ही नहीं तो हम विग्रह कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वाक्य जब हम विग्रह करते हैं तो वाक्य के किन किन अंगों को हम अलग अलग करते हैं। तो पहले भी मैं बताया था आपको, पहला जो वाक्य का अंग होता है वो होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है क्रिया, चौथा होता है पूरक, पांचवा होता है विस्तारक। तो अब कर्ता किसे कहते हैं, तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, सीधी सी बात है। जो भी कोई हो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब कैसे, तो जो किताब लाने का जो काम किया है मुंबई से वो कौन है बताइए। तो किताब लाने का जो काम किया है मुंबई से वो है पिताजी। तो पिताजी क्या हो गया इसमें, देखिए सामने मैं एग्जांपल में भी दिया हूं, पिताजी हो गए इसमें कर्ता, क्योंकि जो किताब लाने का जो काम किए हैं मुंबई से का एक कहानी की, वो कौन लाया, तो पिताजी लाए, इसीलिए पिताजी इसमें कर्ता हो जाएंगे। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। यानी कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं इफेक्ट उस पे जिस पे पड़ता है वही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो जो पुस्तक लाने का जो फल पड़ रहा है, यानी कि कौन आ रहा है बताइए, इस लाने का जो काम किया वो हो गया कर्ता, और लाए ये हो गई क्रिया, और इसका फल किस पे पड़ रहा है, तो कौन आ रहा है, वहां से किताब आ रही है ना, यानी कि किताब को उठा के लेके आया जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट, यानी कि लाए जाने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो कहानियों की एक पुस्तक पे पड़ रहा है, इसीलिए इसमें ये कहानियों की एक पुस्तक कर्म हो जाएगी। चलिए एक दूसरे में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं। मैं आम खा रहा हूं, आम कौन खा रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया कर्ता, और खा रहा हूं ये तो क्रिया है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ा, आम पे पड़ा ना जी, मैं जब आम खाऊंगा तो आम होगा खत्म होगा ना, तो आम खत्म होगा, यानी कि मेरे खाने का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो डायरेक्ट आम पे पड़ा, इसीलिए आम इसमें हो जाएगा कर्म। वैसे ही कहानियों की एक पुस्तक पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, फल पड़ रहा है, इसीलिए कहानियों की एक पुस्तक इसमें कर्म हो जाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इसका अंग होता है वो क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, यानी कि करना या होना व्यक्त हो, जैसे कुर्सी टूट गई, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। करना या होना जिस भी शब्द से व्यक्त होता है वो शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे लाए से क्या पता चला, अच्छा वो उसको बुक को उठा के लेके आ रहा है, यानी कुछ काम के होने का पता चल रहा है। ठीक है, किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, इसीलिए लाए इसमें क्रिया है। अगला देखते हैं, जिस शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए पूरक का प्रयोग करती हैं, यानी कि उनके साथ पूरक आते हैं तब जाकर के उनका अर्थ पूर्ण होता है। तो वही कह रहा है कि पूरक जिस शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में, हिमालय एक पर्वत है। ठीक है, अब मैं हटा दिया पर्वत को, यहां से कर दिया गायब। ठीक है, अब बताइए हिमालय एक है क्या, कुछ पता चला नहीं, तो इसमें जो पर्वत है ये पूरक था। क्यों, क्योंकि जो इसमें है क्रिया, यानी कि इसमें होना एक व्यक्त हो रहा है कि हिमालय एक पर्वत है, तो इसमें यदि हम पर्वत को हटा दिए तो देखिए हिमालय एक है, कुछ मीनिंग पता चला, नहीं चला ना। तो इसमें जो है क्रिया है, जो है इसमें क्रिया है, वो पर्वत को अपने साथ लेके आई कि चलो भाई मेरा अर्थ क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। तो इसीलिए
इसमें जो पर्वत होगा ये क्या होगा, पूरक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप पर्वत को विलुप्त कर रहे हो, देखो इसकी मीनिंग ही नहीं निकल रही है, तो क्रिया के अर्थ को ये पूर्ण कर रहा है उस वाक्य में आके, इसीलिए ये पर्वत क्या होगा यहाँ पे, पूरक हो। अगला है विस्तारक। विशेषण और क्रिया विशेषण के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो विस्तार करने का कार्य करते, उन्हें विस्तारक कहा जाता है। मुंबई से मेरे लिए, ठीक है, तो क्रिया विशेषण और विशेषण, मुंबई से मेरे लिए, इस वाक्य में मुंबई से मेरे लिए विस्तारक है। क्यों? क्योंकि आप इसको देखिए, ये न ही कर्म है, न ही क्रिया है, न ही विशेषण है, और न ही ये क्रिया विशेषण है, यानी कि इनके अतिरिक्त है। तो इनके अतिरिक्त जो विस्तारक का काम करेगा, विस्तार का काम करेगा, वही क्या कहलाएगा, विस्तारक कहलाएगा उस वाक्य का। आता है कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के जब इसको बांटा जा रहा था तो देखा गया कि कुछ तो अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो रहे थे, कुछ रचना की दृष्टि से अलग अलग हो रहे थे, इसीलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 8 भागों में बांट दिया गया और रचना की दृष्टि से वाक्यों को 3 भागों में। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस अच्छे कंसेप्ट को समझ सकें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।